नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राम राम। GIIT कंप्यूटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोगों के द्वारा हमारे YouTube चैनल को इतना स्नेह देने के लिए हम एक बार आप तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे आगे के वीडियोज़ हैं उनको देखते रहिए दोस्तों। आज अपन देखते हैं कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में और आगे की जो क्लास है उसमें पढ़ेंगे अपन कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। आगे की जो क्लासें हैं उनके अंदर आप पढ़ते रहोगे, जैसे सीक्वेंस से जो अपनी चलती आ रही हैं उसी हिसाब से आगे की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलो आज देखते हैं अपन कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कंप्यूटर की परिभाषा। अपनी जो एग्जाम्स है उसके अंदर बहुत सी एग्जाम्स के अंदर अपन देखते हैं, या जो अपन 10th से और 11th के अंदर 12th के अंदर इन सब के अंदर अपन पढ़ते आते हैं, जो कंप्यूटर की परिभाषा है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उससे ही जुड़ी हुई एक परिभाषा है, उसको अपन यहाँ पर देखते हैं। देखिए दोस्तों, अपन ने पहले की जो क्लास है उसके अंदर क्या पढ़ा था, कंप्यूटर की जो इतिहास है कंप्यूटर का उसके बारे में पढ़ा था, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में अपन ने पढ़ा था। अब कंप्यूटर के इतिहास और कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में पढ़ने के बाद अब आगे अपन पढ़ते हैं कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में। लेकिन कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में पढ़ने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। इसके जनक के बारे में आपको पहले भी मैंने बता दिया है और आज फिर से दोबारा एक बार मैं आपको बता दूंगा। आज अपन सबसे पहले कंप्यूटर की परिभाषा पढ़ते हैं इस क्लास के अंदर, उसके बाद अपन कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, शुरू से आप एक ही चीज पढ़ते आ रहे हो कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इस बात का आपको पता है, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को स्वीकार करती है और उन पर हमें रिजल्ट प्रदान करती है। अब आपने एक नाम सुना इसके अंदर कि यूजर के द्वारा, तो यूजर कौन है इसके अंदर, अपन है। जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है वो कौन होता है, यूजर होता है कंप्यूटर के लिए। तो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को, यानी हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को ये स्वीकार करती है, इनपुट करती है और उस पर प्रोसेस करके उसका रिजल्ट हमें आउटपुट के रूप में प्रदान करती है दोस्तों। अब देखिए, अपन पहले कंप्यूटर की परिभाषा के बारे में जानते हैं, उसके बाद अपन कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन इसमें एक चीज देखते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित मशीन है जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को स्वीकार करके उसकी गणना करती है और रिजल्ट यूजर के सामने प्रस्तुत करती है। मतलब हमारे द्वारा दिए गए रिजल्ट को ये स्वीकार करती है कंप्यूटर मशीन और उस पर हमें रिजल्ट या प्रोसेसिंग करके उसका रिजल्ट हमारे सामने प्रदान करती है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछ आता भी है, या बहुत बार आपने परिभाषा में पढ़ा होगा कि कंप्यूट शब्द कहां से लिया गया है। कंप्यूट शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया। कौन सी भाषा से, लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। आपको ध्यान में इतना ही रखना है तो कि कंप्यूट जो शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, कंप्यूट शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। अब अपने को सबसे पहले कंप्यूटर की परिभाषा को ध्यान में रखना है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को स्वीकार करके उन पर रिजल्ट हमें प्रदान करती है। अब इसके बाद में आगे अपन पढ़ते हैं इसके बारे में, कंप्यूटर के जनक कौन है, जिनको कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। देखो, कंप्यूटर है वो शुरू में आपने इतिहास जो कंप्यूटर का पढ़ा था पहले वाली क्लास के अंदर, इससे पहले जो वीडियो क्लास का था उसमें पढ़ा था कि कंप्यूटर है उसके पिता कौन है, चार्ल्स बेबेज हैं। ठीक है, वो कब, क्योंकि डिफरेंस इंजन जब तैयार होके आया था तब क्या हुआ कि कंप्यूटर लोगों के सामने आया और तब से जो चार्ल्स बेबेज है उनको क्या कहने लगे, कंप्यूटर के पिता कहने लगे। देखो दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और याद भी रखना है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, कौन सा, कंप्यूटर के जनक कौन है, कंप्यूटर के जनक कौन है या कंप्यूटर के पिता कौन है। तो कंप्यूटर के पिता और जनक कौन है, ठीक है, चार्ल्स बेबेज। अब देखिए, चार्ल्स बेबेज है, बहुत सी जो एग्जाम्स है उसके अंदर आपको मिलता है चार्ल्स बेबेज भी लिखा हुआ मिलता है। तो अगर आपको चार्ल्स बेबेज लिखा हुआ मिलता है
तो आपको ऑप्शन में से चार्ल्स बेबेज करना है, और अगर आपको चार्ल्स बेबेज मिलता है तो चार्ल्स बेबेज होता है। लेकिन ये दोनों ही नाम क्या होते हैं आपके, सही है दोस्तों, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको इनमें से मिलता है, कोई भी एक नाम मिलता है तो वो आपको करना है। ज्यादातर अपन बुक्स वगैरह उनमें देखते हैं तो अपना जो आता है वो आता है चार्ल्स बेबेज। कौन सा नाम आता है, चार्ल्स बेबेज। तो आपको परिभाषा कंप्यूटर की ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि कंप्यूटर के जनक कौन है, तो कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अपन। अब अपना टॉपिक है कंप्यूटर का वर्गीकरण। आज का अपना जो टॉपिक है वो कौन सा है, कंप्यूटर का वर्गीकरण। यानी कि अपने कंप्यूटर के इतिहास के बारे में पढ़ा, कंप्यूटर की जो मशीन आई उनके बारे में पढ़ा, उसके बाद में कंप्यूटर की जो पीढ़ियां आई उनके बारे में अपन ने पढ़ा। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां आई, कौन सी पीढ़ी में क्या काम में लिया गया, उन सब के बारे में अपन ने जानकारी ली। अब अपन पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के जो भाग हैं अलग अलग, यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है उसके कार्य के आधार पर, ठीक है, उसके भागों को बांटा गया है। मतलब कंप्यूटर का जो कार्य है, अलग अलग कार्य है, उन कार्य के आधार पे कंप्यूटर को बांटा गया है। उन सब के बारे में अपन आज यहां से जानकारी लेंगे। अब देखिए कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लास अपन कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में अपन को जानना है। अब कंप्यूटर को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, मतलब बांटा गया है। इनके बारे में अपन आज पढ़ते हैं। देखो 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला तो है आपका एनालॉग कंप्यूटर। पहला कौन सा है, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा कौन सा है, डिजिटल कंप्यूटर। दूसरा कौन सा है, डिजिटल कंप्यूटर। और तीसरा कौन सा है, हाइब्रिड कंप्यूटर। तीसरा कौन सा है आपका, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब इन तीनों के बारे में अपन आज जानकारी लेंगे। पहला क्वेश्चन आपको ये ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछता है कि कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, या कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको 3 नाम सबसे पहले कंप्यूटर के ध्यान में रखना है कि कंप्यूटर का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। पहला तो आपका एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। अब इन 3 के बारे में अपन जानकारी आगे लेते हैं दोस्तों। अब देखिए सबसे पहला आपको आगे अपन इनके बारे में देखते हैं, पहले तो होते कौन कौन से हैं, ठीक है। अब इनको अपन क्या करते हैं, एक फोटो के रूप में, एक जो चित्र है उसके रूप में अपन देखते हैं, ठीक है। तो उसके रूप में अपन देखते हैं, मैं थोड़ा सा आपको यहां समझाऊंगा और बाकी की जो जानकारी है वो अपन आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों इसमें आपके सबसे पहले आपका आता है एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा आता है, एनालॉग कंप्यूटर्स। ये आपका होता है एनालॉग कंप्यूटर्स। इसको एक बार ध्यान से देखिए। एनालॉग कंप्यूटर है वो अपनी जो बाइक होती है उनमें जो पहले आजकल जो बाइक होते हैं उनमें डिजिटल मीटर आते थे, लेकिन उनमें सभी में स्पीड का जो मीटर आता था, या फिर अपन जो मशीनें देखते थे उनमें ये देखिए स्पीड का ऐसे जो, यानी एक सुई जो होती है अपनी घड़ी की जो सुई होती है उसके आधार पे जो काम करते थे वे कौन से आते थे, एनालॉग कंप्यूटर आते थे। इसके बाद में अपन देखते हैं आगे डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर कौन से, डिजिटल कंप्यूटर है जो डिजिट्स के आधार पे काम करते हैं, मतलब 0 और 1 के आधार पे काम करते हैं। जो डिजिट्स पे काम करेंगे वे सभी डिजिटल कंप्यूटर। आज जो अपन काम में ले रहे हैं वो कौन से, अपने डिजिटल कंप्यूटर। वो कौन से, अपने डिजिटल कंप्यूटर। अभी अपन जो आज जिस जो कंप्यूटर है उनको काम में ले रहे हैं वे सभी कौन से, आपके डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। ये आपने देखा होगा आज अपने यही कंप्यूटर है वो ज्यादातर अपन यूज लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे जो सामान्य यूज के लिए ये कंप्यूटर काम में लिया जाता है। तो ये किसका भाग है, जो अपन आज जो कंप्यूटर काम में ले रहे हैं वो कौन सा हो गया, डिजिटल कंप्यूटर हो गया। इसके बाद में हाइब्रिड, अगला तीसरा मैंने बताया था आपको कौन सा, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में आप देखते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर आपने हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर आपने बहुत बार जो जांच वगैरह अपन करवाते हैं उनके अंदर आपने देखा होगा। इनके बारे में अपन आगे पढ़ते हैं। एक आपको फोटो के रूप में मैं दिखाना चाह रहा हूं कि हाइब्रिड कंप्यूटर्स कौन से होते हैं। तो ये होता है अपना हाइब्रिड कंप्यूटर। जो आप एसएससी वगैरह में जो जांच वगैरह करवाते हैं वे जो हॉस्पिटल्स के अंदर आपकी हार्ट बीट वगैरह चेक की जाती है वे सभी किसके द्वारा की जाती है, हाइब्रिड कंप्यूटर के द्वारा की जाती है। अब अपन इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि कंप्यूटर है उसका वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर
और हाइब्रिड कंप्यूटर, इन तीन भागों में किया गया है। सबसे पहला अपना आता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर के बारे में अपन जानकारी लेते हैं। ये अपना कौन सा है? एनालॉग कंप्यूटर। अब इसके बारे में देखिए दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर में आता है, सबसे पहला पॉइंट आपका है ये तापमान, दबाव, गति या विद्युत प्रवाह आदि विशेष संकेतों के आधार पर कार्य करते हैं। मतलब कोई तापमान, दबाव, इन सभी के बारे में हमें जानकारी देते हैं, वे कौन से होते हैं? आपके एनालॉग कंप्यूटर आते हैं। ठीक है, अब एनालॉग कंप्यूटर है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। आपने देखो काफी बार देखा होगा, जो बाइक का मीटर होता है, ठीक है, उसमें इस प्रकार से होते हैं, और यहां पर जो स्पीड सुई लगी रहती है, से जो आपको स्पीड का ज्ञान करवाती है कि कितनी स्पीड पे आपकी बाइक चल रही है, 10 की में है, 20 की में है, 100 की में है, उन सब के बारे में ना, 120 वगैरह आप चलाते हो जो, ठीक है। अब जो स्पीड होती है बाइक की, उस स्पीड का जो हमें ज्ञान प्रदान करता है, वो कौन से होते हैं? आपके एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, अपन इसके अलावा भी अपन देखते हैं बहुत सी जो मशीनें वगैरह हॉस्पिटल्स वगैरह में लगी रहती हैं, लैब वगैरह के अंदर लगी रहती हैं, ठीक है, जिनको अपन अपनी अपनी लैंग्वेज के अंदर अलग अलग बोलते हैं। कोई किसी को कोई मीटर बोलते हैं। एक पहले जो आता था मीटर आता है, अपन जो इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं उनके पास एक मीटर होता है, जिसको वो चेक करते रहते हैं वायर्स को लगा के, उसमें आपकी वो सुई है टिक टिक इस प्रकार से करती है, ठीक है, वो अप डाउन होती है, तो वो भी किसका भाग होता है? एनालॉग कंप्यूटर का। किसका भाग होता है? एनालॉग कंप्यूटर का होता है, जो किसी भी दबाव है, गति है, ठीक है, इन सब की अपने को क्या करवाता है? ज्ञान करवाता है। वे सभी एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा इसका कार्य देखिए, प्रत्येक कार्य के लिए इन्हें अलग डाटा की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कार्य के लिए अलग डाटा की आवश्यकता होती है, मतलब कि जब भी आप कोई भी एक इसके अंदर, मान लो कि ये एनालॉग कंप्यूटर है, इसके अंदर आप अलग डाटा की आवश्यकता होती है। मतलब कि जितनी बार आप इसको काम करोगे या ये कार्य करेगा, तो हर प्रत्येक बार इसको क्या होती है? जैसे अलग डाटा की आवश्यकता होती है। आपने वो सुई है घड़ी, या जो आपकी बाइक मीटर है, वो हो गया 100 पे हो गया, वापस आपने उसको बंद की, बंद करने के बाद वापस यहाँ पे आ गया, यहीं थोड़ी रुक गया, वो वापस अपने पुनः स्थान पे आ गया, और यहां से वापस वो अपनी गति करता रहेगा। जिस प्रकार से बाइक चलेगी उसी प्रकार से वो अप डाउन होता रहेगा। इसके बाद में है, ये एक निर्देश को प्रोसेस करने के बाद ही दूसरा निर्देश लेते हैं। मतलब एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में ये दूसरी प्रोसेस को क्या करेंगे? आपकी कंप्लीट करेंगे। इनका प्रयोग वैज्ञानिक तथा चिकित्सा क्षेत्र में अधिक किया जाता है। अब चिकित्सा क्षेत्र के अंदर अपन देखते हैं कि बहुत ही जो लैब होती है अपनी, ठीक है, जो चिकित्सा विभाग के अंदर है, जो लेबोरेटरी होती है, उनके अंदर भी एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। उनमें जो मशीन होती है, उन मशीनरी के अंदर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, उनके अंदर ये उनको दर्शाते रहते हैं। मतलब किसी भी चीज की जो डिटेल्स है, वो उनके अंदर ये दर्शाते रहते हैं। आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है इनके बारे में, ज्यादा कुछ नहीं ध्यान में रखकर, कि सबसे पहले तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि कंप्यूटर है, उसका वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया है। ठीक है, कौन कौन से? एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, आपका एनालॉग कंप्यूटर के बाद में आएगा आपका डिजिटल कंप्यूटर, एक तीसरा आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। इनके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। अब एनालॉग कंप्यूटर के बारे में आपको बेसिकली ये ध्यान में रखना है कि ये क्या होते हैं, कि घड़ी जो होती है उसके सुई के आधार पे ये कार्य करते हैं। अपन ने एनालॉग कंप्यूटर के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर के बारे में पढ़ने के बाद में अगला आता है दोस्तों आपका डिजिटल कंप्यूटर। अब मैंने आपको ये बताया भी, देखो डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर के बारे में आप सभी जानते भी हो या फिर आपने देखा भी है। डिजिटल कंप्यूटर जो आज अपन काम में ले रहे हैं, वे सभी क्या है? आपके डिजिटल कंप्यूटर के भाग है। जो लैपटॉप, जो कंप्यूटर्स, ये सब आप जो ले रहे हो, टैबलेट, पीसी, मोबाइल्स, ये सभी क्या है? आपके डिजिटल जो कंप्यूटर है उसी के भाग है। अब अपन डिजिटल कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर के वर्गीकरण में आपका दूसरा कौन सा आता है दोस्तों? डिजिटल कंप्यूटर। दूसरा कौन सा है? डिजिटल। पहला कौन सा आया? एनालॉग कंप्यूटर। इनमें कंफ्यूज मत होना कि कंप्यूटर को मुख्य वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब दूसरा आपका डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर किस आधार पे कार्य करता है, इस चीज को देखिए। पहला पॉइंट ये देखिए आप, डिजिटल कंप्यूटर सभी डाटा को, अंकों को डिजिट्स के रूप में, डिजिट्स मतलब 0 और, मतलब कोई भी कार्य करता है वो किस में करता है? एक डिजिट के रूप में करेगा, ठीक है। जो अपने लैपटॉप वगैरह है, पीसी वगैरह है, टैबलेट वगैरह, मोबाइल वगैरह, वे सभी किस आधार पे करते हैं? डिजिट्स, अंकों के आधार पर वो क्या करते हैं? काम करते हैं। दूसरा
दूसरा है ये कंप्यूटर सभी कार्य 0 और 1 जो बाइनरी संख्या जो अपनी होती है 0 और 1 के आधार पे ये कंप्यूटर काम करते हैं। आपको पता है कंप्यूटर दो ही संख्याओं को पढ़ता है। मैंने बहुत बार आपको बताया था पहले भी कि 0 और 1 कोई कंप्यूटर क्या करता है 0 और 1 कोई पढ़ता है। तो ये कंप्यूटर सभी कार्य केवल 0 और 1 संख्याओं में ही कार्य करते हैं। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर को मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछता है आपसे कि डिजिटल कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, तो डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। देखिए एक बार दोबारा से इसको मैं आपको बता रहा हूं कि कंप्यूटर का वर्गीकरण 3 भागों में है। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। आपको बार बार मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज होते हो। ठीक है, 3 भागों में है। पहला आ गया आपका एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया जो बाइक का जो मीटर होता है, जो पहले वाले आजकल तो नहीं आते लेकिन पहले वाली जो बाइक्स होती है उनमें घड़ी के सुई के आधार पे जो काम करता है वो एनालॉग कंप्यूटर के अंदर आते हैं। ठीक है, दूसरा आता है डिजिटल कंप्यूटर जो आज अपन लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी, टैबलेट ये काम में लेते हैं। किस में है? डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर है। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है इस बात को ध्यान में रखोगे तो डिजिटल कंप्यूटर है उसको मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। अब इनके बारे में देखिए, सबसे पहला आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा आता है? माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा आता है मिनी कंप्यूटर। तीसरा आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा है आपका सुपर कंप्यूटर। आज जो अपन कंप्यूटर्स काम में ले रहे हैं उन सब के बारे में अपन को पढ़ना है इसके अंदर। अब देखिए आपको इतना ध्यान में रखना है कि डिजिटल कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है वो डिजिट्स यानी अंकों के आधार पे काम करता है। 0 और 1 संख्याओं में ये कार्य करते हैं और डिजिटल कंप्यूटर के 4 मुख्य भाग होते हैं। 4 मुख्य भाग होते हैं। 4 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया और सुपर कंप्यूटर हो गया। अब इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। इन तीनों के बारे में अपन अभी क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। इसके बाद में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, डिजिटल जो कंप्यूटर है उसका भाग कौन सा है? पहला कौन सा आता है? माइक्रो कंप्यूटर आता है। अब अपन पढ़ते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। देखिए माइक्रो कंप्यूटर निजी उपयोग में लिए जाने के कारण इन्हें पर्सनल कंप्यूटर कहा जाने लगा। पर्सनल कंप्यूटर अपन बोलते हैं ना, पर्सनल पीसी। ठीक है, पीसी होती है पर्सनल कंप्यूटर, पीसी जिसको बोलते हैं अपन, वो भी इसी का भाग होता है। ठीक है, लैपटॉप है वो अपना पर्सनल है, मोबाइल है वो भी अपना पर्सनल है, टैबलेट वगैरह ये सभी पर्सनल होते हैं ना। तो ये डिजिटल कंप्यूटर के ही सभी भाग होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले पॉइंट आपको यही ध्यान में रखना है कि निजी उपयोग में पर्सनल काम में लेने लग गए थे इनको, तो इसलिए इन्हें पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जानने लग गए। इसके बाद में ये आकार में छोटे तथा कम कीमत के होते थे। आकार में इनका क्या हो गया? छोटा हो गया और कीमत भी क्या हो गई? छोटी का मतलब कम हो गई। मतलब कि जितने छोटे हुए उतने इसके आकार में क्या हुई कि कमी आई। कमी जैसे जैसे प्रोग्रेस होती गई, जैसे अपन ने कंप्यूटर की पीडीओ में पढ़ा था, धीरे धीरे क्या हो गया? कंप्यूटर का आकार क्या हो गया? छोटा हो गया और कीमत भी कम होती गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि ये कंप्यूटर है आकार में छोटे तथा कम कीमत के होते थे। तीसरा आपका टॉपिक आता है ये सिग्नल होते हैं, अर्थात इन पर एक समय में एक ही यूजर काम कर सकता था। मतलब जो आपका माइक्रो कंप्यूटर है उस पर काम करने वाला एक व्यक्ति एक समय में एक ही कार्य कर सकता था। मतलब कि एक यूजर, मतलब मैं हूं, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर पे बैठा हूं तो माइक्रो कंप्यूटर में मैं एक ही बंदा काम कर सकता हूं, दूसरा बंदा मेरे साथ उनको काम नहीं ले सकता, यानी उन पर काम नहीं कर सकता। अगला पॉइंट आता है इनकी प्राथमिक मेमोरी तथा प्रोसेसिंग क्षमता अन्य कंप्यूटर से कम होती थी। प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी जो मेमोरी होती है इनकी, वो क्या होती थी? कम होती थी। प्रोसेसिंग होती थी वो भी इनमें थोड़ी क्या होती थी? स्लो होती थी। ठीक है, शुरू के अंदर ये आए थे तब इनकी प्रोसेसिंग वगैरह थी, ये सब क्या होने लग गई? कम होने लग गई। ठीक है, अब इन सब पॉइंटों के बारे में अपन ने यहां पर जान लिया, माइक्रो कंप्यूटर के बारे में जान लिया। देखो कंप्यूटर है ये आपका डिजिटल कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है उसके अंदर सबसे पहला आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के बारे में अपन ने जान लिया कि ये पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, ये आकार में छोटे होते हैं, इनकी कीमत कम होती है, ये सिंगल यूजर होते हैं, मतलब एक यूजर एक समय में काम कर सकता है इसके साथ। ये प्राथमिक मेमोरी तथा प्रोसेसिंग क्षमता कंप्यूटर से कम होती है, इनकी जो कैपेसिटी होती है, जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो इनकी कम होती थी। अब
अब अपना दूसरा आता है डिजिटल कंप्यूटर। किसके भाग पढ़ रहे हैं अपन? डिजिटल कंप्यूटर के भाग पढ़ रहे हैं। दूसरा आता है आपका मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखिए मिनी कंप्यूटर नाम से ही पता चल रहा है वैसे, मिनी कंप्यूटर, ठीक है। अब इसमें देखिए ये आकार में माइक्रो कंप्यूटर से, अभी जो अपन ने पढ़ा था माइक्रो कंप्यूटर भी आकार में छोटे थे, लेकिन ये क्या है, आकार में बड़े होते थे। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते थे दोस्तों? आकार के अंदर बड़े होते थे। तथा मेन फ्रेम से नेक्स्ट जो अपना आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है, ये उससे क्या होते थे? छोटे होते थे, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से क्या होते थे? बड़े होते थे। इन चीजों को ध्यान में रखना है आपको, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। माइक्रो कंप्यूटर से तो क्या होते थे? बड़े होते थे। और मेन फ्रेम जो कंप्यूटर जो आगे अपन पढ़ेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। मिनी कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर से तो क्या होते हैं? बड़े होते हैं, तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर से क्या होंगे? छोटे होते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका पॉइंट है वो है इनकी प्रोसेसिंग जो क्षमता है वो माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में 5 गुना अधिक होती है, ठीक है। इनकी जो प्रोसेसिंग क्षमता है वो माइक्रो कंप्यूटर, अभी जो अपन ने पढ़ी है वो माइक्रो कंप्यूटर है, तो माइक्रो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग देखिए आपने अभी पढ़ा होगा, उसके अंदर अपन ने पढ़ा है एक पॉइंट, देखिए इनकी प्राथमिक मेमोरी तथा प्रोसेसिंग क्षमता अन्य कंप्यूटर से क्या होती है? कम होती थी, ठीक है। माइक्रो की कम होती थी। तो अब अपन इसमें मिनी कंप्यूटर के अंदर अपने को ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि इनकी प्रोसेसिंग जो क्षमता होती है वो माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में कितनी होती है? 5 गुना अधिक होती है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग क्षमता है वो माइक्रो कंप्यूटर की बजाय 5 गुना क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है। इनको अपन ध्यान में रखना है। देखिए जो डिजिटल कंप्यूटर है उनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। अपन ने क्या पढ़ा है? माइक्रो कंप्यूटर पढ़ लिया है, मिनी कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, 4 उसके मुख्य भाग होते हैं, ठीक है। उन सब के बारे में पढ़ रहे हैं। पहली बात तो ये ध्यान में रखना है कि कंप्यूटर का वर्गीकरण वो 3 मुख्य भागों में किया गया है। कौन कौन से? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपन ने एनालॉग कंप्यूटर के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। जो दबाव है इन सब के ऊपर जो काम करता है, मतलब घड़ी की जो सुई के सिद्धांत पर जो काम करता है, ठीक है। फिर दूसरा आता है आपका डिजिटल कंप्यूटर है। आप इनमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। डिजिटल कंप्यूटर के मुख्य 4 भाग होते हैं जिनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। माइक्रो है, मिनी है, मेन फ्रेम है और सुपर कंप्यूटर, इनके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला अपन ने मिनी कंप्यूटर पढ़ लिया। मिनी कंप्यूटर पढ़ने के बाद में अपना अगला आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में क्या होते थे? बड़े होते थे। आकार में मेन फ्रेम थोड़े बड़े होने लग गए क्योंकि इनकी प्रोसेसिंग क्षमता भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अपन को पता है कि जिस जिस आवश्यकता बढ़ती है उसी प्रकार से उसका आकार है, उसकी कैपेसिटी है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो अब मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। तो मेन फ्रेम में सबसे पहला अपना आता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में क्या होते थे दोस्तों? बड़े होते थे। आकार में क्या होते थे? बड़े होते थे। इनकी भंडारण क्षमता व प्रोसेसिंग क्षमता अधिक होती है। भंडारण क्षमता और प्रोसेसिंग क्षमता मतलब कि इनकी जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है दोस्तों? अधिक होती है। इनकी जो कैपेसिटी होती है वो अधिक होती है। बहुत से कंप्यूटर्स मतलब जो काम करते हैं वो ये कंप्यूटर अकेले करने लग गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे आवश्यकताएं बढ़ी, कंप्यूटर की कैपेसिटी की आवश्यकताएं बढ़ी, तो ये क्या आगे मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है आपका इसके अंदर काम में लेने लग गए, यानी कि इनकी जो कैपेसिटी है वो अधिक होने लग गई। इसके बाद में है अगला, इनकी मेमोरी में एक साथ कई प्रोग्राम लोड किए जा सकते हैं। मतलब कि जो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर क्या हो गया दोस्तों कि कई प्रोग्राम एक साथ लोड किए जा सकते हैं। मतलब कि इनकी कैपेसिटी अधिक हुई। कैपेसिटी अधिक होने की वजह से क्या हुआ कि इनके अंदर बहुत सारे डाटा, बहुत सारे प्रोग्राम्स है वो अधिक लोड करने लग गए। इसके बाद में इनका प्रयोग वैज्ञानिक प्रयोगशाला तथा जटिल गणनाएं करने के लिए किया जाता था। वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं जो होती थी या फिर जटिल जो कार्य होते थे, बहुत सारे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या फिर वैज्ञानिक जो प्रयोगशालाएं हैं उनके अंदर बहुत से ऐसे आंकड़े हैं जिनके अंदर बहुत मात्रा के अंदर प्रोग्राम है, ठीक है, जिनका डाटा बहुत ही ज्यादा है, तो उनके अंदर क्या काम में लेने लगे? मेन फ्रेम कंप्यूटर को काम में लेने लगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर का आविष्कार आपको पता है क्यों हुआ? क्योंकि धीरे धीरे आवश्यकताएं बढ़ी, उसी हिसाब से मेन फ्रेम कंप्यूटर की भी आवश्यकता हुई। मतलब कि कोई भी चीज है वो अपने को किसी सीमित मात्रा के अंदर जैसे जैसे उसकी आवश्यकता बढ़ती है वैसे वैसे उसकी कैपेसिटी बढ़ती चलेगी। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं कि ये मान लो कि बहुत थोड़े कुछ सीपीयू एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है। मतलब एक तो एक छोटा कंप्यूटर होता है, अपना लैपटॉप या अपना पीसी जो कंप्यूटर होता है वो काम करता है, ठीक है। मेन फ्रेम क्या कंप्यूटर होते हैं, ये मान लो कि कुछ सीपीयू एक साथ जुड़े रहते हैं। ये बात अपने को मान लो कि भाई बहुत
कम से कम बहुत सारे मतलब 5-7 सीपीयू ये मान लो कि एक साथ जुड़े हुए रहते हैं और वो काम करते हैं, तो वो किस में आ जाते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर में। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसमें आपको इतना ध्यान में रखना है, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वे आकार में थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है, बड़े होते हैं, इनकी भंडारण क्षमता है, वो प्रोसेसिंग क्षमता है वो अधिक होती है, ठीक है, बड़े हैं, काम भी अधिक है, तो इनकी भंडारण क्षमता भी अधिक होगी। इस मेमोरी में एक साथ कई प्रोग्राम, इनकी मेमोरी होती है उनमें कई प्रोग्राम होते हैं, वो एक साथ आप लोड कर सकते हो। इनका प्रयोग वैज्ञानिक प्रयोगशाला तथा जटिल गणनाओं करने के लिए इनका यूज करने लग गए, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। इसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद आपका आता है सुपर कंप्यूटर, जो आपने सुना है सुपर कंप्यूटर, मतलब कि ये बोला जाता है कि सुपर कंप्यूटर जो होता है अपना, सुपर कंप्यूटर जो होता है वो सभी कंप्यूटर्स पे ये मान लो कंट्रोल करता है, ठीक है। वो कैसे, अब जैसे सुपर कंप्यूटर होता है, अब सुपर कंप्यूटर होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, आपको भी पता है, जैसे आपने नाम सुना होगा परम 10,000, ठीक है, ये सब अपने क्या है, भारत के सुपर कंप्यूटर हैं। अब सुपर कंप्यूटर होता है वो एक ही बहुत कैपेसिटी वाला जो कंप्यूटर होता है वो होता है, इसकी भंडारण क्षमता होती है वो बहुत सारे, ये मान लो कि प्रोसेसिंग वाले जो कंप्यूटर होते हैं उनसे बहुत गुना अधिक कैपेसिटी होती है, और ये जो बहुत सारे जो कार्य हैं उनको एक साथ कुछ ही सेकंडों के अंदर कर देता है। पहले इसके बारे में अपन जो लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। देखिए सुपर कंप्यूटर में क्या है कि ये सबसे पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, मतलब सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है, इसकी जो गणनाएं करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही तीव्र होती है, ठीक है। इनकी मेमोरी तथा प्रोसेसिंग क्षमता अन्य कंप्यूटरों से, देखिए अन्य कंप्यूटरों से, जो अपन ने मेन फ्रेम, माइक्रो, मिनी ये कंप्यूटर पढ़ा था अभी, उन सबसे ज्यादा होती है। सुपर कंप्यूटर की जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो अन्य जो कंप्यूटर अपन ने पढ़े या कंप्यूटर के बारे में जानते हैं उनसे अधिक होती है। इनका प्रयोग विशेष कार्यों के लिए किया जाता है। विशेष कार्यों के मतलब जैसे कि आपके कोई उपग्रह वगैरह छोड़ना है, कोई मिसाइलें वगैरह है, उनका जो प्रशिक्षण वगैरह है, मतलब कि जो वैज्ञानिक जो कार्य होते हैं, ठीक है, जो देश हित में जो वैज्ञानिक कार्य होते हैं, बहुत से ऐसे कार्य होते हैं, उन सभी के अंदर सुपर कंप्यूटर को काम में लिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, अपन ने यहां तक पढ़ लिया, अब आगे चलते हैं अपन, आगे अपना आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब देखिए अपन तीसरा पढ़ते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। अपन ने पहला पढ़ा एनालॉग कंप्यूटर, उसके बाद में अपन ने डिजिटल कंप्यूटर पढ़ा, और डिजिटल कंप्यूटर के बाद में अपन पढ़ते हैं दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर। अब देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में अपन को जानकारी लेनी है। हाइब्रिड कंप्यूटर, अब देखिए हाइब्रिड में क्या होता है, यह कंप्यूटर डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर्स के संयुक्त कार्य पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इनमें क्या होता है, देखिए यह कंप्यूटर डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर की संयुक्त कार्य पद्धति का प्रयोग इनमें किया जाता है। मतलब कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का जो दोनों को मिला के जो कार्य होता है वो किस में होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर होता है। इतना ही ध्यान में रखना कि एनालॉग और डिजिटल जो कंप्यूटर है उन दोनों का समायोज करके या समायोजित करके उनको आपस में, उसके बाद में हाइब्रिड कंप्यूटर को बनाया गया काम में लिया जाता है। मतलब दोनों का जो कार्य होता है एक साथ मिला के दोनों का जो कार्य होता है, मतलब कि डिजिट के आधार पे भी काम करना और दबाव और उनकी गति के आधार पे भी काम करना, ये दोनों काम कौन करता है, आपका हाइब्रिड कंप्यूटर करता है। दोनों काम कौन सा करता है, आपका हाइब्रिड कंप्यूटर करेगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर दोनों को मिलाकर जो कार्य होता है वो काम कौन करेगा, आपका हाइब्रिड कंप्यूटर करेगा। ये कंप्यूटर ताप, दबाव, विद्युत प्रवाह के संकेतों पर कार्य करते हैं। मतलब अपन ने देखते हैं कि हॉस्पिटल वगैरह की जो लैब वगैरह होती है उनमें अपन हार्ट बीट अपनी जो चेक करवाते हैं, या फिर और भी अपनी जो जांच होती है हॉस्पिटल्स के अंदर, उनके अंदर अपन ने देखा होगा बहुत बार आपके सामने से एक होती है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से एक लाइन चलती है, वो कौन से होते हैं, वो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। अपनी जो हार्ट बीट वगैरह की जो लाइंस वगैरह चलती हैं वे सभी क्या होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर आते हैं, ठीक है। अपन ने देखा होगा जैसे जैसे उसमें लाइनिंग होती है उसके अंदर ये इस प्रकार से चलती रहती है, ये सभी किस में आएंगे, आपके हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर आते हैं, ठीक है। अब ये हाइब्रिड कंप्यूटर आपके
होते हैं। अब इनके बारे में आपको दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बस पहली तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि डिजिटल तथा एनालॉग जो कंप्यूटर होता है, दोनों को मिला के जिनको तैयार किया गया वे सभी क्या हो गया, आपके हाइब्रिड कंप्यूटर हो गए। ठीक है, और इनका क्या हो गया, ज्यादातर चिकित्सा के क्षेत्र में इनको काम में लिया जाने लगा। ठीक है, अब देखिए मैं एक बार आपको दोबारा से रिपीट करवा देता हूं। आज की क्लास अपन एक बार दोबारा से छोटा सा आपको मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूं। ये मैंने आपको कंप्यूटर है वो तीनों दिखा दिए, एनालॉग, डिजिटल। अब देखिए कंप्यूटर का वर्गीकरण, सबसे पहले अपन ने कंप्यूटर की परिभाषा है वो तो आप सभी को पता ही है, जनक है कंप्यूटर के, उन सब के बारे में आपने पढ़ाई है। ठीक है, कंप्यूटर की परिभाषा आपने देख ली। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित मशीन होती है जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को स्वीकार करती है। ठीक है, और उन पर गणना करके अपन यूजर को वापस रिजल्ट प्रदान करती है। जनक आपको बता दिया मैंने कौन है, चार्ल्स बेबेज इसके जनक होते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आपका कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब इसके अंदर देखिए कंप्यूटर का वर्गीकरण है वो मुख्य तीन रूपों में है। इस चीज को ध्यान में रखना है आपको, थोड़ा सा यहां से ध्यान में रख लेना इसको कि कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, 3 भागों में किया गया है। कौन कौन सा, एनालॉग कंप्यूटर आ गया। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर आ गया, डिजिटल कंप्यूटर आ गया और हाइब्रिड कंप्यूटर आ गया। यहां से आप थोड़ा सा समझाता हूं मैं आपको। एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं वो आपके जो दबाव के इनके आधार पे काम करते हैं, गति के आधार पे। ऐसे इस प्रकार से जो मीटर लगा रहता है अपन देखते हैं बाइक के अंदर, ठीक है, वो मीटर्स होते हैं, वे सभी किस में आते हैं, उन मीटर्स के आधार पे या घड़ी की जो सुइयों के आधार पे जो कंप्यूटर्स हैं वो काम करते हैं, वो किस में आएंगे, आपके एनालॉग कंप्यूटर के अंदर आएंगे। डिजिटल कंप्यूटर्स हैं जो डिजिट्स मतलब 0 और 1 के पद्धति के आधार पे काम करते हैं, 0 और 1 की पद्धति के आधार पर काम करते हैं। जो डिजिट्स जो उनको के आधार पे काम करते हैं वे सभी किस में आएंगे, डिजिटल कंप्यूटर में आएंगे। हाइब्रिड कंप्यूटर है वो आपको मैंने बता दिया, चिकित्सा क्षेत्र के अंदर जो अपनी हार्ट बीट वगैरह जो चेक करते हैं वे सभी इसमें आते हैं। और हाइब्रिड कंप्यूटर का क्या है, आपको दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो आपके एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों को मिलाकर जो कार्य होता है वो कार्य किस में होते हैं, आपके हाइब्रिड कंप्यूटर में होते हैं। अब दूसरा पॉइंट इसके अंदर आपको ध्यान में रखने वाला ये है, देखिए इनको एक बार दोबारा से देख लीजिए। एनालॉग कंप्यूटर है ये घड़ी के सिद्धांत पे होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर जो अपन काम में लेते हैं बेसिकली ये हो गया आपके। इसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर है, ये आपका मैंने आपको बता दिया चिकित्सा के क्षेत्र में इसको काम में लिया जाता है। इसके बाद में आपको इनमें मुख्य पॉइंट कौन सा ध्यान में रखना है, मुख्य पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो डिजिटल जो कंप्यूटर है वो कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। डिजिटल जो कंप्यूटर है आपके वो 4 होते हैं। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर है उसके 4 भाग होते हैं आपके, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। इस पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि डिजिटल कंप्यूटर है उसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है जो आपके सामने है। ठीक है, फिर इसके बाद में माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, छोटे होते हैं तथा इनकी कीमत भी कम होती है, प्रोसेसिंग क्षमता इनकी कम होती है। यहां तक अपन ने देख लिया। मिनी कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है ये बड़े होते हैं तथा मेन फ्रेम की बजाय ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ये किससे होते हैं, माइक्रो से क्या होते हैं, बड़े, और मेन फ्रेम से छोटे होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग क्षमता है वो 5 गुना अधिक होती है। वो किससे होती है, माइक्रो कंप्यूटर की बजाय। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये आकार में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, मतलब कुछ सीपीयू एक साथ जुड़े रहते हैं। सुपर कंप्यूटर में भी क्या होते हैं, बहुत सारे सीपीयू होते हैं बड़े बड़े, उनको क्या है एक साथ जोड़ दिया जाता है, एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। उसी प्रकार से मेन फ्रेम कंप्यूटर के भी क्या होते हैं, आकार में ये बड़े होते हैं, प्रोसेसिंग क्षमता इनकी अधिक होती है। ठीक है, इनमें कई प्रोग्राम एक साथ आप लोड कर सकते हैं, वैज्ञानिक कार्यों में इनका यूज किया जाता है। अब अपना है सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर के बारे में अपन ने जान लिया। आज अपन ने इस क्लास के अंदर पढ़ा है कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, अपन ने देखो इससे पहले कंप्यूटर का इतिहास के बारे में जो पहली क्लास आई थी उसमें कंप्यूटर का इतिहास और कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जानकारी ली थी। अब इसके बाद में अपन ने कौन सी पढ़ी है आज क्लास, कंप्यूटर की वर्गीकरण के बारे में अपन ने पढ़ा है। अब अपन कंप्यूटर की आगे की जो क्लास है उसमें अपन आगे की जो वीडियो है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में। तो आप सभी ये क्लास है इनको कंटिन्यू देखते रहिए। धन्यवाद।